Hello friends, welcome to current affair videos from Toppers Notes. Today, that is 14th of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is FATF and Pakistan's position on its grey list. So recently जो मीटिंग हुआ है FATF का उसके रिगार्डिंग अब पाकिस्तान की क्या पोजीशन रहेगी, ग्रे लिस्ट में होगा या डे लिस्ट होगा या फिर ब्लैक लिस्ट होगा. सेकेंड, इलेक्शन कमीशन टू गवर्नमेंट लिमिट्स सीट a person can contest to one, ban opinion and exit polls. इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं गवर्नमेंट को, जिनमें से एक है कंटेस्ट, जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर सकता है सीट को उसको एक के साथ लिमिट कर दिया जाए, प्लस जो ओपिनियन एंड एग्जिट पोल्स आते हैं उनको बैन कर दिया जाए. थर्ड है राम से हंट सिंड्रोम. रिसेंटली जो एक पॉप सिंगर, उनको राम से हंट सिंड्रोम पाया गया है, तो वो न्यूज़ में आया. तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है, क्या किस वजह से होता है और क्या क्या सिम्टम्स हैं. फोर्थ, इंडियन टॉक्स फॉर मोर अपाचे चिनूक चॉपर्स. इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो ऑलरेडी बाय कर चुका है अपाचे एंड चिनूक चॉपर्स, उनको नंबर इंक्रीज़ करने के, ताकि जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको और ज़्यादा अपग्रेड किया जा सके, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जा सके. फिफ्थ इज़ द क्रिप्टो कनंड्रम. क्रिप्टो और क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी रिसेंट अपडेट रहा है, उनका फॉल इन प्राइसेस रहा है, उसके रिगार्डिंग. एंड सिक्स्थ इज़ म्यूजिंग ऑन इंडिक सिविलाइजेशन एंड इंडियननेस. ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया एक एडिटोरियल था, जिसमें उन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्लेन किए कि कैसे इंडिक सिविलाइजेशन है, क्या है उसके महत्व, उसके किस किस रीजन तक इम्पैक्ट है, और इन रियलिटी व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज इंडिक सिविलाइजेशन away from nation state and other thoughts. So let's start with the very first article. The first article is FATF and Pakistan's position on its grey list. पाकिस्तान होप कर रहा है कि कुछ रिप्लाई मिल जाए उसको FATF से, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से, जो इंटरनेशनल वॉचडॉग है. इसकी मीटिंग होने वाली इन द नेक्स्ट 1-2 days बर्लिन के अंदर, जर्मनी में, जिसमें डिसाइड होगा कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या रहने वाली है. सिग्निफिकेंस क्या है इस मीटिंग का? सबसे पहला तो डिस्कस करेगा जो प्रोग्रेस अब तक हुई है पाकिस्तान की, और 22 ऐसे देश की जिन पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड है. देयर इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट मोमेंटम जो यूएस और 5 ऐसे कंट्रीज़ है जिनको 5 आइज बोलते हैं, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके. इनका बेसिकली मेन सिग्निफिकेंट मोमेंटम रहेगा इस टाइमिंग पे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि रिमूव किया जा सके पाकिस्तान को फ्रॉम ग्रे लिस्ट. ये इस तरह से भी माना जा सकता है कि पाकिस्तान हैज़ completed 2 separate टास्क, लिस्ट ऑफ 27 टास्क एंड 7 टास्क. यानी कि इससे पहले जो FATF ने 2 टास्क लिस्ट दिए थे, जिसमें एक में थे 27 टास्क और दूसरी लिस्ट में थे 7 टास्क. सो माना जाएगा कि उसने वो कंप्लीट कर दिया है, जिनमें बेसिकली उसके एक्शंस को काउंट किया गया था जो टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, उनके ऊपर है. और प्रपोज किया जाएगा इन कंट्री साइट विजिट बाय FATF डेलीगेशन टू कंफर्म द फाइंडिंग्स, कि रिमूव करेंगे बट डेलीगेशन एक विज़िट करके वेरीफाई करेगा सिचुएशन को ऑन ग्राउंड. अगर ये प्रोसेस स्मूथली होता है तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान को रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम ग्रे लिस्ट, एंड बाय द नेक्स्ट प्लानरी October 16-21 जो पाकिस्तान है वो फुली आउट होगा फ्रॉम द सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय FATF. अब FATF है क्या? एस्टेब्लिश किया गया था ये G7 समिट इन 1989 में पेरिस के अंदर. G7 के जो मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनके बीच में ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है उसको किसी तरह से कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए. तब ये इंटरनेशनल वॉचडॉग जो था वो एस्टेब्लिश किया गया. इसका मेन काम था फाइनेंशियल क्राइम्स को कंट्रोल करना, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग दोनों हैं. 9/11 के बाद जो यूएस पर अटैक हुआ था, उसके बाद मेजर फोकस इस पर किया गया. FATF को टेरर फाइनेंसिंग का एज अ मेजर रोल प्ले करने के लिए ऐड कर दिया गया कि अब टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर भी FATF कंट्रोल करेगा. एक मेजर फोकस एरिया एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद, और इसको ब्रॉडन कर दिया टू रिस्ट्रिक्ट करना फंडिंग ऑफ वेपन्स एंड मास डिस्ट्रक्शन के जितने भी वेपन्स उन सबको रिस्ट्रिक्ट करना. सो इट वॉज इनिशियली
फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद 9/11 के बाद टेरर फाइनेंसिंग भी इंक्लूड कर दिया, और उसके बाद फर्दर उसको ब्रोडन कर दिया कि ना सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है, फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी कंट्रोल करना है। करंटली इसके 39 मेंबर्स हैं, और इसकी जो प्लानरी मीटिंग होती है वो साल में 3 बार होती है, जो स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, रिकमेंडेशन देती है कुछ टारगेटेड गोल्स के लिए। ये एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन भी करती है कंट्रीज़ की, ताकि चेक किया जा सके उनकी परफॉर्मेंस कैसी है ऑन द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब बाय इट, यानी कि जो इसने स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब कर दे कि ये सब स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि टेरर फाइनेंसिंग उस पर्टिकुलर कंट्री में ना हो सके, इस तरह के लॉज होने चाहिए। सो ये म्यूचुअली इवैल्यूएट भी करता है कि किस किस की कंट्री में वो एक्चुअली पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, और फिर रिव्यू कैरी करते हैं ताकि इन केस ना हो तो उस पर सैंक्शंस वगैरह रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दे, ताकि वो कंट्री फॉल इन लाइन हो जाए और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करें। अब व्हाट आर ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट? जो वर्ड है ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट वो एग्जिस्ट नहीं करता है फाटफ के ऑफिशियल लेक्सिकन में, यानी कि जो उसकी डॉक्यूमेंट्स उसमें ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो डेजिग्नेट करते हैं कंट्रीज़ को कि नीड टू वर्क ऑन कंप्लाइंग विद फाटफ डायरेक्टिव्स एंड दोज हु आर नॉन कंप्लाइंट रेस्पेक्टिवली, यानी कि जिनको ज़रूरत है कंप्लाई करने की उनको ग्रे लिस्ट, और जो बिल्कुल भी कंप्लाई नहीं कर रहे नॉन कंप्लाइंट उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं वो। दैट इज़ अ सिंपलर फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो सिंपलर टर्म है वो समझने के लिए। इन रियलिटी फाटफ के ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट उसके खुद के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ नहीं होता है। अब पाकिस्तान के अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 2012 से लेकर 2015 तक पहली बार पाकिस्तान को फाटफ ग्रे लिस्ट में डाला गया था। जून 2018 में उसको फिर से फाटफ लिस्ट में डाला गया, ग्रे लिस्ट में। अगस्त 9 2018 में जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की टीम थी उसने बिगिन किया 12 डे ऑन साइट इंस्पेक्शन ऑफ पाकिस्तान। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने फाइंड आउट किया कि कुछ डेफिशिएंसी है पाकिस्तान के एक्शन प्लान में। 2018 में प्रोग्रेस ऑन फाटफ रिक्वायरमेंट टर्म्ड अनसेटिस्फैक्ट्री की जो भी प्रोग्रेस अब तक किया वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। 2019 में प्रेशर में आने के बाद गवर्नमेंट ने बैन किए मिलिटेंट ग्रुप्स को जैसे जमात उद दावा। 2019 के जून में फाटफ ने एक्नॉलेज किया कि जो एफर्ट्स है टू कर्व फाइनेंस वो ठीक है, यानी कि एटलीस्ट कुछ एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट। 2019 में एपीजे एशिया पैसिफिक ग्रुप ने रिव्यू किया थर्ड इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और 2019 के अगस्त में एपीजे ग्रुप ने प्लेस किया पाकिस्तान को ऑन एनहांस्ड फॉलोअप, एंड 29 के लास्ट तक पाकिस्तान रिमेन ऑन द फाटफ ग्रे लिस्ट टिल फरवरी 2022, और अभी तक वो ग्रे लिस्ट में मेंटेन्ड है। लेकिन जो अब लेटेस्ट रिव्यू होने वाला उसमें प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान विल मूव आउट ऑफ ग्रे लिस्ट। सो इस आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन के जो गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं उसमें उसके कुछ की प्रपोजल्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऐसे 6 की प्रपोजल भेजे हैं लॉ मिनिस्ट्री को, क्योंकि फाइनली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लॉ मिनिस्ट्री करती है थ्रू लॉ इन पार्लियामेंट। जो प्रायोरिटी एरिया आइडेंटिफाई किए हैं उनमें क्या है, पहला लिंक करना आधार कार्ड को विद वोटर आईडी। दिसंबर 2021 में राज्यसभा ने पास किया था इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 वॉइस वोट के ज़रिए, जिसमें इनेबल किया गया था कि इलेक्ट्रल रोल डाटा को लिंक कर दिया जाए आधार इकोसिस्टम के साथ। जो पार्टीज़ थे बाकी के उन्होंने अलेज किया था कि गवर्नमेंट ने बहुत ही हास्टे में बिल पास किया, बट जो ओवरऑल आइडिया था वो यही था कि लिंक किया जा सके आधार को वोटर आईडी के साथ। उसके अलावा दूसरा था अलाउिंग 4 क्वालिफाइंग डेट्स फॉर एलिजिबल पीपल टू रजिस्टर एज वोटर्स। एटलीस्ट 4 क्वालिफाइंग डेट्स को अलाउ किया जाए ताकि जो एलिजिबल पीपल है वो रजिस्टर कर सके खुद को एज वोटर्स। इसके अलावा रिन्यू द कमीशंस प्रपोजल फॉर बैनिंग ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। पहले भी जो कमीशन है उसने प्रपोजल दिए हुए कि बैन कर दिया जाए ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल और इलेक्शन रिजल्ट से पहले जितने पोल है, ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज़ करते हुए उनको बैन कर दिया, बट एग्जिट पोल स्टिल वर्क्स। सो उसको भी बैन करने का ये प्रपोजल था और ऑफिशियल लॉ में इसको डालने का।
or at least there should be some restriction on conducting and disseminating the result of opinion polls right from the day of the first notification of an election till the completion of the election in all its phases. जब तक complete ना हो जाए तब तक कोई भी ऐसे opinion या exit poll ना शो। प्लस कुछ पावर्स भी सॉर्ट किए हैं इलेक्शन कमीशन ने डी रजिस्टर करने का पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इनकी अब तक इलेक्शन कमीशन के पास पावर थे टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट टू डी रजिस्टर। सो कुछ स्पेसिफिक और क्लियर पावर मांगे इन सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो एम्पावर करता है कमीशन को टू रजिस्टर एसोसिएशन और बॉडीज एज पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेट्यूटरी प्रोविजन नहीं है जो इलेक्शन कमीशन को पावर दे कि डी रजिस्टर कर सके पार्टीज़ को। काफ़ी पार्टीज़ रजिस्टर हो जाती है और कभी भी कंटेस्ट नहीं करती इलेक्शंस को, so they also work as a money laundering and money financing in election. The possibility of forming political parties with an eye on availing the benefit of income tax exemption, ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी जो पार्टीज़ है जो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती वो बेसिकली इनकम टैक्स एग्जम्पशन में अपना बेसिकली बेनिफिट लेने के लिए काम करते रहते हैं। सो ये बहुत लॉजिकल होगा कि कमीशन के पास ऐसी पावर हो कि रजिस्टर के साथ डी रजिस्टर कर सके पार्टीज़ को कुछ अप्रोप्रिएट केसेस में। इसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म 24A जो मैंडेट करता है डिस्क्लोजर ऑफ ओल्ड डोनेशन अबाउट 2000 इंस्टेड ऑफ 20,000, यानी कि जो फॉर्म 24A के अंदर मैंडेट है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो डिस्क्लोज कर सके 20,000 से ऊपर जितनी भी उनकी इनकम हुई है उसको उनके नाम के साथ। कमीशन ने बोला है कि उसकी जो लिमिट है उसको 2,000 कर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ 20,000। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट मांगा है कमीशन ने कि सेक्शन 33(7) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए जो नंबर ऑफ सीट एक कैंडिडेट लड़ सकता है फ्रॉम 2, 3, 4 to 1। 2004 में भी इलेक्शन कमीशन ने सेम प्रपोजल दिया था अमेंडमेंट का 33(7) को। द एक्ट करंटली अलाउज अ पर्सन टू कंटेस्ट जनरल इलेक्शन ऑन अ ग्रुप ऑफ बाई इलेक्शन और बाइनल इलेक्शन फ्रॉम अप टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि एक भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा जगह से फाइट कर सकता है जिसकी वजह से वो अगर दोनों जगह से जीत जाता है तो दूसरी जगह पे फिर से इलेक्शन करने पड़ते हैं। सो टू स्टॉप दैट री इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली ये प्रपोजल कुछ 6 प्रपोजल इन टोटलिटी दिए ताकि इलेक्शन रिफॉर्म हो सके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोजल फॉर मेंस राइटिंग जिसमें आप स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हो इलेक्शन रिफॉर्म्स इन द कंट्री। और प्रीलिम्स टेक अवे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका फंक्शन, उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट रामसे हंट सिंड्रोम, इंडियन एक्सप्रेस में आया। इसमें मेजरली क्या है कि जो जस्टिन बीबर एक फेमस पॉप सिंगर है उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ जिसको रामसे हंट सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से उनका एक साइड जो फेस का है वो टेम्पररी पैरालाइज हो गया है। अब ये कंडीशन होती क्या है, ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जो कि एक वायरस की वजह से होती है जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। ये इन्फ्लेमेशन कोज कर देता है नर्व्स के अंदर जो इन्वॉल्व होती है फेशियल मूवमेंट्स को और बाकी फंक्शंस के लिए, यानी कि उन नर्व्स को इन्फ्लेट कर देना जो कि बहुत क्रूशियल है मसल्स को मूव और कंट्रोल करने के लिए। जब ये नर्व्स इन्फ्लेट हो जाती है तो उनकी एबिलिटी जो होती है काम करने की वो चली जाती है, जिसकी वजह से टेम्पररी जो फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। इन्फेक्शन का इम्पैक्ट जो 7th क्रैनियल नर्व होता है मेजरली उस पर होता है, और 7th क्रैनियल नर्व ही फेशियल मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली होती है। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं उनमें इंक्लूड है पेनफुल रेड रैश एंड ब्लिस्टर्स, कान के आसपास फेशियल पैरालिसिस होना उसी साइड में, हियरिंग लॉस होना और रिंगिंग की साउंड सुनाई देना। ये सब चीज़ें उनके सिम्टम्स में होती है जो इस रेयर डिजीज़ की वजह से होती है। इसका ट्रीटमेंट एंटीवायरल ड्रग्स और स्टीरॉइड्स, फिजियोथेरेपी इन सबको मिला के होता है। पेशेंट यूजुअली क्योर हो जाता है विदिन 15 days to 3 months जब से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, यानी कि क्योरेबल है। नियर कंप्लीट रेजोल्यूशन हो सकता है, यहाँ तक कि जो हियरिंग लॉस होता है उसको भी रिवर्स किया जा सकता है, बट जो डैमेज होता है वो
नर्व डैमेज होता है उसको इनिशियली पकड़ के ठीक करना या कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जो नर्व डैमेज है वो परमानेंट रिवर्स नहीं हो सकता है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है वो। इसके अलावा ये जो डिजीज़ है बेसिक ये है वायरस की वजह से, बट ये नॉट कॉन्टैगुअस है, यानी कि फैलती नहीं है। लेकिन इसकी वजह से चिकन पॉक्स हो सकता है उन व्यक्तियों में जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड नहीं होते चिकन पॉक्स के लिए। ऑल्दो ये स्प्रेड नहीं होती, इट्स नॉट अ कॉन्टेगुअस डिजीज़। सो दिस टॉपिक इज़ इंडिया ऑलरेडी इंगेज कर रहा है विद यूनाइटेड स्टेट्स कि वो इंक्रीज़ कर सके कुछ अपाचे और चिनूक चॉपर्स को। न्यूज़ में क्या है, जो FA-18EF डिफरेंट वेरिएंट है सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट के, उसके कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेज है उसकी कैपेबिलिटी को लेके, जो उसका दूसरा कॉम्पिटिटर है फ्रेंच का रफाल, टू ऑपरेट फ्रॉम द इंडियन नेवीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो मेजरली कहाँ पे है, एयरक्राफ्ट कैरियर में जो नया डेवलप हो रहा है उसको कुछ फाइटर जेट्स चाहिए। और बोइंग ऑफर क्या कर रहा है इंडिया को, इंडिया इज़ ऑल्सो नेगोशिएटिंग कि परचेज करे वो एडिशनल चिनूक और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स मानते हैं, जिनके नंबर इंडिया के पास ऑलरेडी बेहद कम है, बिकॉज अटैक हेलीकॉप्टर्स आर वेरी गुड इन नंबर विद इवन पाकिस्तान एंड चाइना, बट नॉट विद इंडिया। FA-18 FA-18F जो ऑपरेट किए जा सकते हैं इंडियन एयरक्राफ्ट एयर कैरियर्स के ऊपर भी, that's a clear discriminator because we have got over the French, pointing out that the twin-seater trainer variant of the Rafale M cannot operate from carriers and would be sitting on the ground. Size of carrier, the logistics of the aircraft in terms of how many aircraft and how to move the aircraft around the carrier, these are the different other challenges with the Rafale. So जो फोर्सेस है दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कैपेबिलिटी एंड रेडीनेस एंड द प्रोफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ FA-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट। जो नंबर ऑफ ट्रेनर एयरक्राफ्ट है विद इन द डील इज़ नॉट एन इनसिग्निफिकेंट नंबर। नेवी ने ओरिजिनल प्रोजेक्ट किया था रिक्वायरमेंट ऑफ 57, बट द नंबर इज़ लाइकली टू रिवाइज टू 26 विद इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडिजिनस ट्विन इंजन कैरियर जो डेवलप किए जा रहे हैं कैरियर के लिए, तेजस और बाकी के प्लेटफॉर्म्स इंडिजिनसली कुछ डेवलप हो रहे हैं, इसलिए जो नंबर है एयरक्राफ्ट का वो 57 से 26 कर दिया गया। विद द इंडिजिनस कैरियर विक्रांत सेट टू बी कमीशनड इन अगस्त, द नेवी इज़ इन अर्जेंट नीड ऑफ कैरियर बेस्ड जेट्स टू ऑपरेट फ्रॉम बोथ द कैरियर्स। यानी कि कुछ ऐसे फाइटर जेट्स चाहिए जो एटलीस्ट काम कर सके फ्रॉम द कैरियर बेस्ड जेट्स, जो कि लॉन्च होने वाला, कमीशन होने वाला अगस्त में INS विक्रांत। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेट करती है 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एंड 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो प्रोक्योर किए गए थे बोइंग से थ्रू फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का है। एक $3 बिलियन की डील थी जो सितंबर 2015 में साइन की गई थी। फर्दर जो यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प इन फरवरी 2020, उन्होंने साइन किया था अ डील फॉर 6 मोर अपाचे टू कॉस्ट अराउंड $800 मिलियन, यानी कि एक और डील जिसमें 6 और एक्स्ट्रा अपाचे हेलीकॉप्टर्स बेसिकली इंडिया को डिलीवर होने थे। सो ओवरऑल देखा जाए तो रिक्वायरमेंट अपाचे, चिनूक और फाइटर जेट्स इन सब की ही काफ़ी ज़्यादा, इंक्लूडिंग फाइटर हेलीकॉप्टर्स, एंड विद द कमिशनिंग ऑफ न्यू INS विक्रांत द नीड in Navy for fighter jets and helicopters is further going to go up. So urgent need है, and these are the some of the new fighter jets worldwide जो कि काफ़ी competitive है. So we should know for the prelims point of view कि इनमें से कौन कौन से किस कंट्री में डेवलप्ड किए गए हैं और उनके मेजर इंजन एंड बाकी के कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इंक्लूडिंग इंडिजिनस कैरियर विक्रांत। सो दिस टॉपिक इज़ द क्रिप्टो कनंड्रम। अगर कॉन्टेक्स्ट देखें तो जैसा अनप्रडिक्टेबल नेचर बताया जाता है बिल्कुल उसी की तरह क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत लॉस दे रहा है इन वैल्यू। फ्रॉम अ हाई ऑफ $60,000 इट इज़ नाउ होवरिंग अराउंड $21,000। और इसके अलावा जो बाकी के क्रिप्टोज लॉन्च हुए थे रिसेंटली जैसे टेरा लूना, इन्होंने जो फॉल दिखाया है वो शो करता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, वो भी बियर मार्केट के साथ डाउनफॉल में जा सकते हैं।
और बियर मार्केट का इम्पैक्ट उन पे भी हो सकता है. बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ मार्केट, बियर मार्केट एंड बुल मार्केट. बुल मीन्स व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप एंड इज़ वेरी ग्रीन एंड वेरी हैप्पी सिचुएशन. बियर मार्केट व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग डाउन इंक्लूडिंग स्टॉक एंड ऑल दैट एसेट्स जो यूजुअली ट्रेड के होते हैं. सो क्वेश्चन जो आता है क्रिप्टो करेंड्रम में कि जो क्रिप्टो करेंसी था क्या ये बस स्पेकुलेटिव एसेट था या इसके कुछ और भी फीचर्स या कुछ और भी एस्पेक्ट्स थे. सो जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था क्रिप्टो करेंसी का जो ज़्यादातर एंथुजियास्टिक इस चीज़ के लिए जो होते थे वो प्रपोज करते थे या आगे रखते थे वो थे इसकी लिमिटेड सप्लाई. यानी कि उनका हमेशा ये चीज़ कहना था कि क्रिप्टो करेंसी एक लिमिटेड सप्लाई करेंसी है. ये नॉर्मल करेंसी जैसे नहीं है डॉलर या रुपी जिसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या फेडरल रिज़र्व जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकता है. क्योंकि ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर के क्रिएट कर सकते हैं लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ थिन एयर क्योंकि दे हैव द अथॉरिटी टू प्रिंट एज मच मनी एज दे वांट. तो नेचुरल था इन्वेस्टर्स के लिए भी कि वो भी कोई ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे उनकी जो वेल्थ है वो प्रोटेक्टेड रहे. ऐसे अल्टरनेटिव एसेट्स वो ऑलरेडी सर्च करते हैं जिनको ईजिली क्रैक नहीं किया जा सकता थ्रू इन्फ्लेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ एक्सेसिव मनी. सो मनी क्रिएशन जो होता है सेंट्रल बैंक्स के ज़रिए उसकी वजह से जो प्राइसेस है गुड्स के वो इंक्रीज़ होते हैं जिसकी वजह से एक्सेलरेट हो गया था अडॉप्शन ऑफ अल्टरनेटिव एसेट्स एज करेंसीज. कि जो ये अल्टरनेटिव एसेट्स थे बिटकॉइन वगैरह इनका जो एक्सेलरेशन हुआ था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने खूब सारा प्रिंट करके मनी को प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ कर दिए थे. सो दे वांटेड कि वो इम्पैक्ट इनकी वेल्थ पे ना आए और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे जो कि इन्फ्लेशन से इंसुलेट रहे. लेकिन जो बिटकॉइन का केस उसमें क्या था कि स्कैरसिटी अलोन सफिशिएंट नहीं था फैसिलिटेट करने के लिए अडोप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी एज मनी. क्योंकि किसी भी एसेट की जो भी यूज़ हो रहा हो मस्ट हैव आइदर अ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू ताकि वो पोजेस करे. एटलीस्ट उसकी कोई फंडामेंटल वैल्यू होनी चाहिए. बिटकॉइन की क्या फंडामेंटल वैल्यू है? गोल्ड हैव सम फंडामेंटल वैल्यू, अदर एसेट्स हैव सम फंडामेंटल वैल्यू, बट क्रिप्टो करेंसी डज नॉट हैव एनी फंडामेंटल वैल्यू अंडरलाइंग विद इट. और वो ही रिफ्लेक्ट होती है उस प्राइस उस एसेट के प्राइस में लॉन्ग टर्म पे अगर देखा जाए. गोल्ड की खुद की कोई फंडामेंटल वैल्यू एज ए ज्वेलरी में यूज़ होता है. रुपीज़ की होती है कुछ फंडामेंटल वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के जो उसके प्राइस है वो इसी वजह से डिसाइड होता है. सो जो फंडामेंटल वैल्यू है वो ही रिफ्लेक्ट होती है इन द प्राइस ऑफ दीज एसेट्स इन द लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में तो दे कैन हैव एनी प्राइस बट इन द लॉन्ग रन वो डिसाइड फंडामेंटल वैल्यू के बेसिस पे ही होती है. स्टॉक्स हो बॉन्ड्स हो इन सब के पास एक वैल्यू है दैट इज़ दे कैन बी एक्सचेंज्ड. उनकी एक एक्सचेंज वैल्यू वो खुद पोजेस करते हैं और फ्यूचर कैश फ्लो को के बेसिस पे वो वैल्यू जनरेट होता है इन एसेट से. कमोडिटीज़ हो चाहे वो ऑयल हो स्टील हो उनकी भी कुछ यूज़फुल वैल्यू है. ये भी एसेट यूज़ किए जा सकते हैं टू बिल्ड रन व्हीकल्स एंड रियल इस्टेट. यानी कि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ कमोडिटीज़ में तो वो भी मुझे कुछ अलग वैल्यू देते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सचेंज वैल्यू कि मैं उनको बेच दूँ. उसके अलावा भी उनकी वैल्यू है कि मैं उनसे कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ. दे हैव सम देयर फंडामेंटल वैल्यू. लेकिन बिटकॉइन और बाकी के करेंसी वो बेशक लिमिटेड नंबर में स्कैर्स हैं बट क्या उनकी खुद की कोई वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू है? गोल्ड एंड सिल्वर का एग्जांपल ले तो वो भी ट्रेडिशनली सर्व करते हैं एज हैजेस अगेन इन्फ्लेशन. इनकी जो अब तक का टाइम था क्रिप्टो करेंसी से पहले का. सो जितने भी इन्वेस्टर्स थे इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए वो क्या करते थे, गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, सिल्वर में इन्वेस्ट करते थे बिकॉज दे कंसिडर गोल्ड एंड सिल्वर एज हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर की खुद की भी एक फंडामेंटल वैल्यू थी जिसका वो यूज़ किया जा सकता था इन ज्वेलरी मेकिंग एंड एज मनी. गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही काम करता था ज्वेलरी मेकिंग में एंड एज मनी भी वो यूटिलाइज होता था फॉर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. लेकिन बिटकॉइंस और बाकी की क्रिप्टो करेंसी की ना तो कोई डायरेक्ट यूज़ वैल्यू है ना ही कोई सिग्निफिकेंट एक्सचेंज वैल्यू है. बिटकॉइन से आप गुड्स एंड सर्विसेज भी बहुत लिमिटेड चीज़ें ही खरीद सकते हो, दैट टू इन वेरी लार्ज कंपनीज इंक्लूडिंग टेस्ला जो कुछ एक प्रोडक्ट ही ऑफर करती है, दैट टू इज़ वेरी लिमिटेड. सो इन शॉर्ट क्रिप्टो करेंसी ना तो पोजेस करती है कोई फंडामेंटल वैल्यू
जो उनके हाई प्राइस को सस्टेन कर सके। तो बाय डिफ़ॉल्ट दैट हाई प्राइस विल गो डाउन, इसलिए जो मेजर इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट हो या बाकी के जितने भी हो, दे ऑल हैव वॉन्ड अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है हमारे, उन्होंने भी क्लियरली बोला है कि इट डज नॉट हैव वैल्यू इंक्लूडिंग ऑफ अ सिंपल थिंग, इट द क्रिप्टो करेंसीज हैव नो अंडरलाइंग वैल्यू। अब आता पॉइंट इशुएंस ऑफ मनी, जो अब तक था कि ये एक एसेट हो, एक एसेट उसकी वैल्यू हो, इस पे डिस्कशन था। अब क्वेश्चन आता है इशुएंस ऑफ मनी पे। गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है खासकर सेंट्रल बैंक के ज़रिए, ताकि वो इशुएंस कर सके मनी का, जो कि उनकी पावर और इन्फ्लुएंस का सोर्स है। यानी कि दे हैव दिस सोवरेन पावर टू इशू मनी। ये अलाउ करती है सेंट्रल बैंक को कि वो टिंकर कर सके, चेंज कर सके मनी सप्लाई को, और बेसिकली उसका मैंडेट होता है कि डिमांड जितनी है उसको मैनेज किया जा सके मनी का और कमोडिटीज़ का मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशन और बाकी के फंक्शंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एसेंस में देखें जो मनी मोनोपोली है गवर्नमेंट्स का, वो बेसिकली एक तरह से इनडायरेक्टली टैक्स करता है, क्योंकि वो सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वैल्यू है करेंसी की वो डिवैल्यू हो जाती है। यानी कि जो 100 रुपये है आज, अगर 10% इन्फ्लेशन है तो उसकी वैल्यू 10% माइनस हो जाती है। यानी कि मैंने टैक्स नहीं पे किया, लेकिन जो मेरे पास वेल्थ थी वो 10% कम हो गई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट टैक्स कर रही है सिटीजन्स को। अगर क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है गोइंग टू चैलेंज द फिएट करेंसी लाइक यूएस डॉलर एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो ये सिर्फ एक अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना है, बल्कि इट्स बेसिकली चैलेंजिंग द सॉवरेन, जो अथॉरिटी उनके पास टू प्रिंट मनी एज मच दे वॉन्ट एंड टू स्पेंड। और ये जो असोल्ट है गवर्नमेंट्स के ऊपर, ये ज़्यादा टाइम तक टॉलरेट डेफिनेटली गवर्नमेंट्स नहीं करने वाली थी, एंड एज अ रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी इम्पोज होने शुरू हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। And they will allow cryptocurrency to exist only as long as these remain a speculative asset, but not as a medium of exchange, because once a cryptocurrency becomes a medium of exchange it remains इसका जो ambit है गवर्नमेंट का उसके बाहर चला जाता है। there is no control over supply of it, there is no registration of transaction, there is no लॉग बुक जिसमें पता लगे कि इंटर कंट्री जो एक्सचेंज हो रहा है या बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, उसका क्या रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट विल हैव नो रिकॉर्ड ओवर इट। सो पूरा कंट्रोल उसके बाहर चला जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो गवर्नमेंट विल नेवर अलाउ टू डेलीगेट दिस सॉवरेन अथॉरिटी पावर टू एनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी विल एग्जिस्ट ओनली टिल इट रिमेन्स अ स्पेकुलेटिव एसेट, कि इट्स जस्ट एन एसेट टू इन्वेस्ट, but once it try to function as a currency, governments will stop it. So this topic is about musings on Indic civilization and Indianness. शशि थरूर जी ने ये लिखा है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो इंडिया सिविलाइजेशन है वो हेरिटेज की तरह ट्रीट होना चाहिए एज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड एज वन दैट यूनाइट्स एवरी इंडियन। इनकी इंडियन सिविलाइजेशन का इज इटसेल्फ अ मैटर ऑफ प्राइड, एंड द हेरिटेज शुड बी encouraged, should be citizens should be aware about it, and when you say aware about it they should be well aware कि वो unite करे हर एक इंडियन को instead of dividing them। अब इसमें उन्होंने अपने कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो उन्होंने अपने करियर के थ्रू समझे थे, जिसमें पहला उन्होंने कहा कि द लॉन्ग रीच ऑफ कल्चर, जिसमें उन्होंने कहा कि द फ्रॉम द ग्रेटेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ एंकोर वोट, जिससे इम्प्रेशन पड़ता है कि इस इंडिक सिविलाइजेशन कैसे फ्लरिश हो रही थी इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। हिंदुज़म जो आया कंबोडिया में थ्रू मर्चेंट्स एंड ट्रैवलर्स मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो इट हैज़ डिसअपियर्ड ओवर टाइम बाय अनदर इंडियन एक्सपोर्ट विच इज़ बुद्धिज़्म। क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में नाउ मेजरली कौन सा रिलीजन डोमिनेट करता है, बुद्धिज़्म, जो कि इंडिया से ही बाहर गया था। लेकिन हिंदुज़म का जो इन्फ्लुएंस था, कल्चर, म्यूज़िक, डांस, माइथोलॉजी, वो आज तक उस एरिया में है, इंक्लूडिंग द कंबोडियन पीपल्स आज भी उसके एडमायरेशन के साथ बात करते हैं कि किस तरह से हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म साइड बाय साइड वर्शिप होते थे in the same temple complex in the 16th century, in the later and in the older time. So people still admire ki how coexisting these two religions were at one point of time.
एट अ टाइम जब नॉर्थ इंडिया के अंदर कंटिन्यूस कॉन्क्वेस्ट की वेव्स आ रहे थे थ्रू मुगल्स एंड मंगोल्स, एक कल्चरल स्टेगनेशन दिखने को मिल रहा था। उस टाइमिंग पे भी जो हमारे फोर फादर्स थे इन साउथ एंड ईस्ट इंडिया, वो एक्सपोर्ट कर रहे थे एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियननेस टू साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि इन द पास्ट 1000 ईयर नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज फेसिंग कॉन्क्वेस्ट एंड वॉर्स, कल्चरल स्टेगनेशन आ गया था। लेकिन बाकी के जो पार्ट्स थे साउथ एंड ईस्ट, दे वर स्टिल एक्सपोर्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियननेस इन साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन जो ये अनोनिमस टास्क था, किसी ने क्लेम नहीं किया कि दे विल बी एक्सपोर्टिंग रिलीजन, दे विल बी फोर्सिंग अदर पीपल फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, वो एग्जीक्यूट नहीं किया गया था इन टर्म्स ऑफ स्वॉर्ड या कॉन्क्वेस्ट। यानी कि जो लोग थे साउथ के और ईस्ट के इन हमारे फोर फादर्स, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्वॉर्ड्स या कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश नहीं की थी उन एरियाज़ को, बट बाय इंडिविजुअल्स जो पीस के साथ आए थे, ट्रेडिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे, परसुएड करते थे, टीचिंग करते थे। यहाँ पे टीचिंग का मतलब है कि दे वर टेलिंग अबाउट हाउ दे डू एंड हाउ दे फंक्शन, सो दे वर टीचिंग इट, दे वर नॉट फोर्सिंग थ्रू स्वॉर्ड्स और कॉन्क्वेस्ट, दे वर परसुएडिंग देम, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फ्लरिश हुआ था हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। उनका इम्पैक्ट आज तक देखने को मिलता है, बिकॉज दैट वॉज नॉट फोर्सफुल। इसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो भी उस हेरिटेज को अपना मानते हैं। एंड उसका इम्पैक्ट क्या है, जो थाईलैंड के किंग है, आज भी उनका जब क्राउन मूवमेंट होता है, जब दे आर क्राउंड, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट होता है। जो मुस्लिम्स है जावा आइलैंड के, वो आज भी उनके नाम जो है वो संस्कृत शब्द है। इनकी दे आर मुस्लिम जो यूजुअली अरेबिक नाम रखते हैं, दे आर स्टिल यूजिंग संस्कृत नेम्स जस्ट बिकॉज दे फील प्राउड ऑफ द हेरिटेज दे हैव सिक्योर्ड ओवर द ईयर्स। गरुड़ा जो इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइन है, उसका नाम गरुड़ा है, विच इज़ बेसिकली इंडियन एंड हिंदू माइथोलॉजी नेम। यहाँ तक कि जो रामायण है वो बेस्ट सेलिंग ब्रांड है क्लोव सिगार की इंडोनेशिया में। फिलीपींस ने तो प्रोड्यूस किया है पोप डांस बैलेट, जो कि रामा का क्वेस्ट के बारे में है कि कैसे सीता को किडनैप किया गया था, और उसके लिए रामा का क्वेस्ट। थाई किंग जो है, आज भी उनके नाम रामा के सरनेम उनका जो या टाइटल जो है वो रामा का यूज़ करते हैं, जो उनका पहले का ट्रेडिशन रहा है। यहाँ तक कि पिछले 400 सालों से जो थाई किंग्स हैं वो यूज़ करते आ रहे हैं। जो करंट मोनार्क है वजी रलोंगकोर्न, उसका एक और नाम जो है वो है रामा द 10th। यानी कि आज तक वो इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं द नेम ऑफ रामा, जो हिंदू माइथोलॉजी रामायण से है। अब सिर्फ आइडियाज़ इनएडिक्वेट है ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की शशि थरूर ने। द कल्चरल आइडिया ऑफ इंडिया फ्रॉम द रूट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत एंड द ज्योग्राफिकल आइडिया ऑफ इंडिया या जियोपॉलिटिकल आइडिया ऑफ इंडिया, ये इनएडिक्वेट है एक्सप्लेन करने के लिए सिविलाइजेशन आइडिया ऑफ इंडिया, जो ज़्यादा ब्रॉड है। यानी कि अगर हम सिर्फ कल्चरल आइडिया पढ़ें, ये समझे जो कि जिसकी रूट्स ज़्यादातर संस्कृत में है, ज्योग्राफिकल आइडिया समझे या जियोपॉलिटिकल आइडिया समझे जो कि एक स्टेट के बारे में बताता है, ये इनएडिक्वेट है सिविलाइजेशनल आइडिया समझने के लिए। जो साउथ ईस्ट नेशन है ड्यूरिंग द लार्ज पार्ट ऑफ फर्स्ट मिलेनियम वर कल्चरली एज मच इंडियन एज आंध्र प्रदेश और बांग्लादेश ड्यूरिंग द वेरी पीरियड। यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है, थाईलैंड, मलेशिया या बाकी के जो एरियाज़ है, वो उतने ही इंडियन थे शुरुआती दौर में जितने आंध्र प्रदेश और बांग्लादेश है, क्योंकि उनकी खुद की लैंग्वेज थी, बट वो फॉलो कर रहे थे हिंदुज़म या जो इंडियन कल्चर है उसको। इन दीज कंट्रीज़ जो नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज थी वो बोली जाती थी, लोकल गॉड्स को वर्शिप किया जाता था, लेकिन जो कल्चर की लैंग्वेज थी, रिटन जिस फॉर्म में वो स्क्रिप्ट्स लिखते थे, वो ज़्यादातर संस्कृत थी। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल लैंग्वेज थी, एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी, वो भी संस्कृत थी काफ़ी जगह पे। लेकिन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने सब कुछ ही लगभग लेस सिग्निफिकेंट कर दिया है, उसकी सिग्निफिकेंस को रिड्यूस कर दिया है। और जो मॉडर्न इंडेक्स है स्ट्रेटजिक थिंकिंग, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके बेसिस पे वो बेसिकली अपने डिसीजन ले रहे हैं। एंड जो उनकी जियोपॉलिटिकल एफिनिटीज़ है, जिससे वो क्लोज है, जियोपॉलिटिकली किससे वो क्लोज है, उसके बेसिस पे उनके टाइज और स्ट्रेंथ और बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। डिस्पाइट द significant impact of Indic civilization on Southeast Asian countries, India is far less important to the countries.
दे स्टिल बियर सच इंडिक इन्फ्लुएंस, बट कम है कंपेरेटिव टू चाइना, जिसका कोई भी सिविलाइजेशनल कनेक्ट नहीं था साउथ ईस्ट एशिया के साथ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंटेड आउट बाय शशि थरूर. वो कहते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ है वो ज़्यादा क्लोज है चाइना के बिकॉज ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, आज के टाइमिंग की पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स की वजह से. जबकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इंडिक सिविलाइजेशन का साउथ ईस्ट एशिया पे, बट वो कम इम्पोर्टेंट है उनके लिए. एंड चाइना इज़ बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट, जबकि चाइना के कोई भी सिविलाइजेशनल लिंक नहीं थे. जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो भी अगर हम देखें तो वी शुड केयर दैट कि कोई भी ग्रेट सिविलाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो परसीव कैसे होती है दूसरों के ज़रिए. यानी कि इंडिया शुड बी परसीव नाइसली. वी शुड हैव अवेयरनेस अबाउट व्हाट इंडियन सिविलाइजेशन मीन्स. सो वन नीड टू अंडरस्टैंड द इंडिक सिविलाइजेशन. सम आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, कुछ कहते हैं कि ये नेशन स्टेट है, लेकिन दे एंकर द आइडिया ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन सोलली इन द हिंदू धर्म. और जो मल्टीपल नॉन हिंदू इन्फ्लुएंस रहे हैं पिछले कुछ हज़ार सालों में, उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि उनका योगदान नहीं रहा इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सिविलाइजेशन में. जो हंटिंगटन का आइडिया था कि द प्रिंसिपल फॉल्ट लाइन इन द वर्ल्ड वुड बी बिटवीन सिविलाइजेशन एंड रादर देन आइडियोलॉजीज, यानी कि जो आइडेंटिटी होगी लोगों की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसके ऊपर फॉल्ट लाइंस क्रिएट होंगी. जबकि जो आइडियाज़ के ऊपर फॉल्ट लाइंस होते थे, जिसमें कोल्ड वॉर का डिस्कशन होता है कि कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म, वो लेस सिग्निफिकेंट होंगी. जो सिग्निफिकेंट फॉल्ट लाइंस क्रिएट होंगी वो आइडेंटिटी के बेसिस पे होंगी, यानी कि सिविलाइजेशनल फॉल्ट लाइंस क्रिएट होंगी, जो हंटिंगटन का आइडिया था. ये आइडिया अपील ज़्यादा करता है जो हिंदुत्व मूवमेंट है कंट्री के अंदर, उसको हु सी हिंदू सिविलाइजेशन एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इनकी उनके लिए जब इंडियन सिविलाइजेशन को डिफ़ाइन करने का टाइम आता है तो वो हिंदू सिविलाइजेशन को बेसिकली ओवरलैप करते हैं विद इंडियन सिविलाइजेशन और डिफ़ाइन करते हैं इंडियन नेशन को इस हिंदू सिविलाइजेशन के ज़रिए. जबकि शशि थरूर का जो वो आइडिया प्रोफेस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो है अ हाइब्रिड. इंडियन सिविलाइजेशन जो आज के टाइमिंग में इवॉल्व हुआ है वो सिर्फ हिंदू ट्रेडिशन से नहीं है, बल्कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, जैन, बुद्धिज़्म, यहाँ तक कि जो 200 साल का ब्रिटिश रूल रहा है उससे भी है. इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो एनरिच हुआ है कवाली से, पोइट्री ऑफ गालिब, इन सब से. यहाँ तक कि गेम ऑफ क्रिकेट ने भी इन्फ्लुएंस किया है जो कि ब्रिटिशर्स से आया था. इंडियननेस जो है वो बेसिकली कंपोज्ड है बाय डिफरेंट एलिमेंट्स. इन्फ्लुएंस किया जाता है वेरियस सिविलाइजेशन के जरिए जिन्होंने घर बनाया इंडिया को, इंडियन सोइल को. एंड दे ऑल सब्ज्यूम द क्लासिक इंडिक सिविलाइजेशन, इनकी उन सबके वजह से ही और उन सबका भाग है इंडिक सिविलाइजेशन में. सो वी शुड ट्रीट आवर सिविलाइजेशनल हेरिटेज एज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड नॉट एज पैरोकियलिज्म, एज अ हेरिटेज दैट यूनाइट्स rather देन डिवाइड्स वन इंडियन फ्रॉम अनदर. ये ओवरऑल आइडिया था शशि थरूर का.